नमस्कार दोस्तों, नव्य वो चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पापा आप यहाँ इस हालत में, और माँ कहाँ है? विशाल अपने पापा को सड़क पर कचरा बीनते देखकर हैरानी से उनके करीब आकर कहता है, कौन? रघुवेंद्र जी जैसे ही मुड़ते हैं, सामने अपने बेटे को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह सपना देख रहे हैं या उनका बेटा हकीकत में उनके सामने था, लेकिन वो जल्दी ही अपने आप को संभाल लेते हैं और मुंह फेरते हुए कहते हैं, मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप अपने बेटे को पहचानने से मना कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? आप छोड़िए इसे। वो उनके हाथ से कचरे का कट्टा लेकर नीचे पटकते हुए कहता है, मेरा कोई बेटा नहीं है, अगर होता तो आज मैं इस हालत में नहीं होता। तुम जो कोई भी हो, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। रघुवेंद्र जी दोबारा उस कट्टे को उठाकर कहते हैं, पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे पहचानने से मना कैसे कर सकते हैं? और मैं तो आपको हर महीने पैसे भेजता हूँ, फिर आप इस हालत में क्यों हैं? आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विशाल नासमझी से कहता है, वाह बेटा, सब कुछ जानकर अनजान बन रहे हो। तुमने खुद ही मुझे ये सब करने को मजबूर किया है, और अब यहाँ आकर भोले बनने का नाटक कर रहे हो। मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तुम हमें पहले हाल पर छोड़कर चले गए थे, अब क्यों आए हो? रघुवेंद्र जी गुस्से से कहते हैं, पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने ही तो मुझे भेजा था, बल्कि मुझसे ज़्यादा खुश तो माँ और आप थे। मुझे सच में कुछ नहीं पता, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ बताइए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आज तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। एक बार जाने के बाद तो तुमने अपने माँ बाप की संभाल लेना भी ज़रूरी नहीं समझा। तो अब क्यों आए हो? जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। रघुवेंद्र जी अपने बेटे की शकल भी नहीं देखना चाहते थे। माँ को क्या हुआ, और मैं हर महीने राघव को फ़ोन करके आप खबर लेता तो था। उसने तो मुझे यही बताया कि यह सब ठीक है। मैंने कितनी बार उसे कहा कि आपसे और माँ से बात करवाए, पर वो कहता कि आपने कहा है अगर बात करेंगे तो आपको मेरी ज़्यादा याद आएगी, इसलिए मैं भी ज़्यादा जोर नहीं देता। पर मैं आपकी अक्सर खबर उससे लेता था। विशाल नासमझी से कहता है, और कितना झूठ बोलोगे विशाल? राघव ने खुद मुझे तुम्हारा लिखा हुआ पत्र दिया था, जिसमें तुमने साफ साफ लिखा है कि तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं है। हम खुद अपना खर्चा देख लें। तुम अब कभी लौट कर नहीं आओगे। रघुवेंद्र जी नम आंखों से कहते हैं, क्या? मैंने ऐसे कोई पत्र नहीं लिखा पापा, मैं सच कह रहा हूँ। अरे मैं तो आना भी चाहता था, पर आप ही तो राघव से कहते थे कि आप नहीं आना चाहते। मैं यहाँ ना आऊँ, वरना तो कब का वापस आ जाता। मुझे राघव ने कल ही बताया कि कुछ पैसों की ज़रूरत है, आपका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। उसने मुझसे पैसे मांगे। आपके एक्सीडेंट की खबर सुनकर मैंने कल ही उसे 50,000 रुपये भेजे हैं, और कल ही फ्लाइट पकड़ कर आ गया। और आप कह रहे हैं कि मैंने ये सब कहा? विशाल हैरानी से कहता है, अच्छा तो तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? रुको, अभी तुम्हें बताता हूँ, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर उसका हाथ पकड़ता है और वहाँ से एक गली की ओर बढ़ जाते हैं। गली से होते हुए वो एक छोटी सी झोपड़ी में आते हैं जो घास फूस और तिरपाल से बनी हुई थी। उस झोपड़ी के अंदर चारपाई पर एक महिला बेजान सी लेटी हुई थी, चाहे सिर्फ उसके शरीर में प्राण बचे हों। अपनी माँ को इस हालत में देखकर विशाल की आंखों में आंसू आ गए, और वो अपनी माँ की ओर दौड़ता है और उनसे लिपटते हुए कहता है, माँ। सुमित्रा जी अपनी बेजान पड़े शरीर को जब किसी का स्पर्श महसूस होता है तो वो देखती है उनका बेटा विशाल उनसे लिपटा हुआ था। उनकी सूख चुकी आंखों में आंसू आ चुके थे। शायद वो कुछ बोलना चाहती थी और अपने बेटे को अपने आंचल में छुपाना चाहती थी, पर शरीर में इतनी जान नहीं थी। रघुवंश जी गुस्से से उसके पास आते हैं और बैग के झोले से एक पत्र निकालकर उसकी ओर फेंकते हुए कहते हैं, ये ढोंग करके क्या साबित करना चाहते हो तुम, कि तुम्हें हमारी बहुत फिक्र है? लो देखो, कह दो कि ये तुम्हारा लिखा हुआ पत्र नहीं है। तुम्हारे हाथ से लिखे हुए लेखन से मैं काफ़ी अच्छे तरीके से परिचित हूँ,
इसे लो और चले जाओ यहाँ से। रघुवींद्र जी गुस्से से अपना आपा खो रहे थे। विशाल हैरानी से उन्हें देख रहा था। सुमित्रा जी बेजान शरीर से उन दोनों को देख रही थी, पर शरीर में इतनी जान नहीं थी कि कुछ बोल सकें। विशाल नम आंखों से वो लेटर उठाता है और उसे पढ़ना शुरू करता है। प्रणाम पापा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अब आप दोनों का खर्चा और नहीं चला सकता। आपकी दवाइयाँ और खर्चों में ही मेरी आधी से ज़्यादा तनख्वाह खत्म हो जाती है। मैं आपके लिए पैसे भेजूँ या अपना खर्चा चलाऊँ? मुझसे अब आपका बोझ और नहीं संभाला जाएगा। कल को मेरा भी परिवार होगा, उसके लिए भी मुझे पैसे जोड़ने हैं। अगर सब कुछ मैं आप पर ही लुटाता रहूँगा तो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाऊँगा। इतने महीने तक मैंने आपका खर्चा चला दिया और आपके मुझे पढ़ाने का एहसान चुका दिया। अब आप दोनों अपना खर्चा खुद संभालिए। वैसे भी आप दोनों कितने दिन के मेहमान हैं, इसलिए बेवजह में आपका पैसा आप पर पानी की तरह नहीं बहा सकता। मैं शादी करके हमेशा हमेशा के लिए मैं यहीं रहूँगा। मुझे भूल जाइए और दोबारा मुझे फ़ोन करने की कोशिश मत कर दिए। बाय। लेटर पढ़कर विशाल हैरान रह जाता है। वो कहता है, पापा मैं आपकी और माँ की कसम खाता हूँ, मैंने ये नहीं लिखा। हाँ मैं मानता हूँ लिखावट मेरी ही है, पर मैंने ये सब नहीं लिखा। अरे मैं तो सपने में भी ये सब नहीं सोच सकता, विशाल लगभग रोते हुए कहता है। रघुवींद्र जी भी अब थोड़े नरम पड़ चुके थे, पर उनका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो कहते हैं, तो तुम कहना चाहते हो कि ये सब झूठ है? मुझे नहीं पता पापा, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये सब नहीं लिखा। और मैं तो खुद हर महीने राघव के अकाउंट में पैसे डलवाता हूँ। वो अपना मोबाइल खोलकर रिकॉर्ड दिखाता है। रघुवींद्र जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया। रुकिए, मैं भी राघव से सब कुछ पूछता हूँ, अभी सब कुछ पता चल जाएगा। वो उसे फ़ोन मिलाता है। उससे पहले ही सुमित्रा जी लंबी लंबी सांसें लेने लगती हैं। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं। रघुवींद्र जी परेशान होते हुए कहते हैं, लगता है इन्हें फिर से अस्थमा का अटैक आ रहा है। माँ को कुछ नहीं होगा, आप चलिए मेरे साथ। ऐसा कहकर वो फुर्ती से सुमित्रा जी को अपनी बाहों में उठाता है और झोपड़ी के बाहर आ जाता है। वो जल्दी से उन्हें लेकर गाड़ी के पास आता है। रघुवींद्र जी भी भाग कर आते हैं तो विशाल कहता है, पापा जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलिए। रघुवींद्र जी गेट खोलते हैं। भले ही वो विशाल से कितने ही नाराज़ क्यों ना हो, पर अपनी नाराज़गी के चलते वो सुमित्रा जी की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। विशाल सुमित्रा जी को कार में लेटाता है और कहता है, जल्दी बैठिए पापा। रघुवींद्र जी को खड़े देखकर विशाल कार में बैठते हुए कहता है। रघुवींद्र जी होश में आते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। विशाल हवा से बातें करते हुए तुरंत सुमित्रा जी को अस्पताल पहुंचा देता है और उन्हें अंदर ले आता है। रघुवींद्र जी भागे भागे आते हैं। सुमित्रा जी को डॉक्टर अंदर ले जाते हैं। रघुवींद्र जी और विशाल दोनों परेशानी से बाहर खड़े थे। दोनों में से कोई भी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं तो दोनों उनके पास आकर कहते हैं, डॉक्टर वो ठीक तो है ना? देखिए चिंता की कोई बात नहीं है, आप दोनों उन्हें सही समय पर ले आए, इसलिए उनकी जान बच गई। पर इतने समय से आप कहाँ थे? उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। अभी वो बेहोश हैं, कुछ दिन उन्हें यहीं एडमिट रखना होगा। ऐसा कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। विशाल रघुवींद्र जी के पैर में गिरकर रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे आप दोनों को छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। आज माँ की ये हालत मेरी वजह से है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। रघुवींद्र जी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सच है क्या। उन्हें विशाल की बातों की ओर आंखों में सच्चाई दिख रही थी, पर क्या राघव ने उनसे झूठ बोला? वो विशाल से कहते हैं, तुम राघव को फ़ोन मिलाओ और मेरे सामने उससे पूछो कि क्या उसने तुमसे पैसे लिए हैं, मेरे एक्सीडेंट का नाम लेकर। ये सुनकर विशाल उठता है और अपना फ़ोन निकालकर राघव को फ़ोन मिलाने वाला होता है कि रघुवींद्र जी उससे कहते हैं, उससे इस तरह पूछो जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे सच जानना है। ऐसा कहकर वो उसे फ़ोन लगाने का इशारा करते हैं। विशाल अपने आप को संभालता और राघव को फ़ोन मिला देता है। राघव फ़ोन उठाकर कहता है, हाँ विशाल। राघव, पापा आप कैसे हैं? विशाल नॉर्मल होकर उससे पूछता है। वो कहता है, चाचा जी वो तो अब ठीक हैं, पर पैसे थोड़े कम पड़ गए हैं।
और चाची जी भी उनकी फिक्र में बीमार पड़ गई हैं। तुम थोड़े और पैसे भेज दो। तुम्हें तो पता ही है मेरे भी 2 बच्चे हैं, नौकरी में कितना खर्चा लगता है। अगर मेरे पास होते तो मैं ही लगा देता। रघुविंद्र जी हैरानी से उसकी आवाज़ सुन रहे थे कि राघव साफ साफ झूठ बोलकर विशाल से पैसे मांग रहा था। विशाल कुछ कहने को होता है पर रघुविंद्र जी उसे रोककर हामी भरने को कहते हैं, तो वो नासमझी से उन्हें देखता है तो वो उसे आश्वस्त करते हैं। उनकी बात मानकर वो उससे कहता है, ठीक है मैं भेजता हूँ, उनका ध्यान रखना। हाँ तुम फिक्र मत करो, वो मेरे माँ पापा जैसे हैं, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। तुम बेफिक्र रहो और जल्दी पैसे भेजना। ऐसा कहकर वो फ़ोन काट देता है। विशाल अपने पापा को देखता और रघुविंद्र जी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो बेटा, बिना सच्चाई जाने मैंने तुम्हें गलत समझा। पापा आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मुझे किसी और के भरोसे आप लोगों को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं पहले ही आ गया होता तो आप दोनों की ये हालत नहीं होती। विशाल उनके गले लगते हुए कहता है, नहीं बेटा, ये सिर्फ राघव की गलती है। उसने पैसों के लालच में ये सब किया और अब हमें उसे सबक सिखाना है। तुम अपने आप को दोषी मत मानो। रघुविंद्र जी उसे शांत कराते हुए कहते हैं, पापा मैं उस राघव को छोड़ूंगा नहीं। उसकी वजह से आप दोनों ये जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं जा रहा हूँ उसकी पुलिस में रिपोर्ट कराने। विशाल गुस्से से कहता है तो रघुविंद्र जी उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, बेटा जोश से नहीं होश से काम लो। अगर तुम अभी उसके पास जाओगे तो सब खराब हो जाएगा। तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। हमें उसे उसके जाल में फंसाकर उससे सच उगलवाना है। इसलिए तुम धैर्य रखो, एक बार तुम्हारी माँ को ठीक हो जाने दो, उसके बाद उसकी खबर हम दोनों मिलकर लेंगे। पहले तुम्हारी माँ के बारे में सोचो, वो उसे समझाते हुए कहते हैं। उनकी बात सुनकर विशाल थोड़ा शांत होता है, पर राघव के लिए उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। उसने अपना बड़ा भाई समझकर उसे अपने माँ बाप की जिम्मेदारी सौंपी थी और उसे उसके साथ ही विश्वासघात करके उसके माता पिता को सड़क पर छोड़ दिया। कुछ देर बाद सुमित्रा जी को होश आता है तो दोनों उनसे मिलने अंदर जाते हैं। विशाल सुमित्रा जी से लिपट कर फपक पड़ता है। रघुविंद्र जी भी उन दोनों को नम आंखों से देख रहे थे। उन्हें लगा था कि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। रघुविंद्र जी और विशाल सुमित्रा जी को पूरा सच बताते हैं, जिसे सुनकर उनको भी काफ़ी दुख होता है, पर वो इस बात से खुश भी थे। उनका बेटा ऐसा नहीं था, उनकी परवरिश में कोई खोट नहीं था। विशाल उनसे पूछता है कि ये सब कब से चल रहा है पापा? रघुविंद्र जी उसे बताते हुए उन दिनों में खो जाते हैं। रघुविंद्र जी और सुमित्रा जी की इकलौती संतान विशाल, जिस पर वो अपनी जान छिड़कते थे। विशाल भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। विशाल शुरू से ही पढ़ने में काफ़ी होशियार था। वो हमेशा अपने विद्यालय में टॉप करता, इसी कारण उसे स्कॉलरशिप भी मिलती, जिससे उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। रघुविंद्र जी और सुमित्रा जी को उस पर काफ़ी गर्व था। हो भी क्यों ना, आखिर वो खुद ही अपनी पढ़ाई संभाल रहा था। रघुविंद्र जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। गांव में उनकी छोटी सी ज़मीन थी, जिस पर खेती करके वो अपना गुजारा कर रहे थे। बेटे की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर आना पड़ा। उन्होंने ज़मीन बेचकर खाने का एक ढाबा खोल लिया, क्योंकि सुमित्रा जी और रघुविंद्र जी भी दोनों काफ़ी अच्छा खाना बनाते थे, और अपने रहने के लिए एक छोटा सा घर किराए पर भी ले लिया। बेटी की पढ़ाई तो स्कॉलरशिप से चल रही थी और खाने का खर्चा ढाबे से निकल रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन गांव से खबर आई कि उनका बड़ा भाई चल बसा। उनका बेटा राघव भी उनकी बची ज़मीन बेचकर शहर ही आ गया, क्योंकि अब गांव में कुछ नहीं था। उसके बच्चे भी थे, तो उन्हें पढ़ाने के बहाने वो भी शहर आ गया। उसने उनके पास ही घर किराए पर ले लिया। उनके लिए भी राघव विशाल जैसा ही था। राघव के पास काम नहीं था, तो रघुविंद्र जी ने उसे ढाबे के गल्ले पर बैठने की जिम्मेदारी दे दी। राघव भी नया नया था। रघुविंद्र जी ने उसकी काफ़ी मदद की थी, इसलिए वो भी काफ़ी ईमानदारी से अपना काम करता। विशाल का कॉलेज लगभग खत्म होने वाला था। रघुविंद्र जी का ढाबा भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक दिन रघुविंद्र जी को किसी का फ़ोन आया। उसने कॉल पर कुछ कहा तो वो थोड़ा परेशान हुए। उन्होंने सुमित्रा जी से बात की। सुमित्रा जी ने उन्हें विशाल से बात करने की सलाह दी। शाम को विशाल जब घर आया तो उन्होंने उसे अपने कमरे में बुलाया।
रघुवींद्र जी ने उसे बैठाया और उससे पूछा, तुम्हारे प्लेसमेंट का क्या हुआ? विशाल हैरानी से उन्हें देखता है, फिर अपने चेहरे को सामान्य करके कहता है, नहीं हुआ पापा, अभी ट्राई कर रहा हूँ, हो जाएगा। विशाल, तुम्हें पता है ना कि तुम हमसे झूठ नहीं बोल सकते, तो क्यों कोशिश करते हो? तुम्हारे कॉलेज से फ़ोन आया था मुझे, रघुवींद्र जी उसे देखते हुए कहते हैं। विशाल हैरानी से उन्हें देखता है तो वो कहता है, हाँ, तुमने अमेरिका जाने से मना क्यों कर दिया? अरे, सबको ये मौका थोड़ी ही ना मिलता है। तुम किस्मत वाले बेटे हो जो तुम्हें ये मौका मिल रहा है। पापा, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। आप जानते हैं ये मुझे जॉब मिल जाएगी। विशाल कहता है, विशाल, ये बहुत बड़ा मौका है और ये तुम्हारी काबिलियत की वजह से मिला है तुम्हें। तुम इसे ऐसे क्यों जाने दे रहे हो? ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। और तुम जानते हो, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम विदेश में नौकरी करो। अरे, मैं भी सबसे रौब जमा कर कहूँगा कि मेरा बेटा विदेश में है। पापा, मैं कम पैसों की जॉब कर लूँगा, पर आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे अलावा आप दोनों का कौन है? अगर मैं ही यहाँ से चला जाऊँगा तो आप दोनों का ध्यान कौन रखेगा? मैं यही जॉब करूँगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। ऐसे कहकर वो वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। रघुवींद्र जी सुमित्रा जी को देखते हैं तो वो कहती हैं, मैं जानती हूँ ये उसके भविष्य के लिए अच्छा है। उसे सिर्फ हमारी फिक्र है। उसे शांति से समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। वो उनसे कहती हैं। रघुवींद्र जी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और बाद में विशाल से बात करने की सोचते हैं। अगले दिन रघुवींद्र जी और सुमित्रा जी दोनों उसे 1 घंटे तक समझाते हैं और राघव के साथ मिलकर उसे आश्वस्त करते हैं कि राघव भी तो उनका ही बेटा है, उनका ध्यान वो रखेगा। उनकी वजह से तुम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। काफ़ी समझाने और इमोशनल ब्लैकमेल करने के बाद आखिरकार विशाल मान ही जाता है। वो राघव से प्रॉमिस लेता है कि वो उसके मम्मी पापा का अच्छे से ध्यान रखेगा। वो राघव से कहता है कि अब से वो उसके मम्मी पापा के साथ ही रहेगा। किराए के पैसे वो हर महीने उसके खाते में भिजवा देगा। अब जब बिना पैसों के राघव को रहने के लिए घर मिल रहा था तो वो मना क्यों करता? वो भी मान गया। विशाल अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने माता पिता आपकी बात मान लेता है और अमेरिका चला जाता है। विशाल ने रघुवींद्र जी और सुमित्रा जी को ढाबा चलाने के लिए मना दिया क्योंकि अब वो हर महीने उन्हें पैसे भेजने वाला था। उसने कहा कि अब आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ उनके आराम के दिन हैं। राघव भी अपने भी बच्चों के साथ अब रघुवींद्र जी के घर में ही रहने लगा था। हालांकि ये बात उसकी बीवी को खास पसंद नहीं आई, पर किराए के पैसे बचाने के लिए वह भी मन मारकर वहाँ आ गई। पर अंदर से वो विशाल के अमेरिका जाने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसे ऐसा लगता था कि वो और उसका पति इनके नौकर हैं। रघुवींद्र जी और सुमित्रा जी के लिए तो राघव भी उनके बेटे जैसा ही था। वो उसे विशाल की तरह ही रखते थे। देखते देखते 2 महीने गुजर गए। राघव ने दूसरी नौकरी ढूंढ ली थी। विशाल महीने की 1 तारीख को उसके खाते में लगभग 50-60 हज़ार रुपये डलवाता था ताकि उसके माता पिता को किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। रघुवींद्र जी पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही उन्हें फ़ोन चलाना आता था, इसलिए फ़ोन सिर्फ राघव के पास था। विशाल राघव के फ़ोन पर ही फ़ोन किया करता था। 6 महीने बीत गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। राघव को अगर कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वो विशाल के भेजे हुए पैसों से ले लेता। पहले तो उसे जितनी ज़रूरत होती वो उतने ही पैसे लेता था, पर पैसे उसके अकाउंट में ही रहते। अपनी पत्नी की बातों और पैसों को देखकर अब उसके मन में भी लालच आना शुरू हो गया। वो रघुवींद्र जी को नहीं बताता था कि विशाल ने कितने पैसे भेजे हैं। अब धीरे धीरे राघव ने उनकी विशाल से बात करवाना भी बंद कर दिया था। कभी काम का बहाना बना देता, कभी कह देता कि सो गए, या फिर ये कह देता कि बात करने के बाद उन्हें तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती है, इसलिए वो बात नहीं करना चाहते। विशाल कहता कि वो वापस आ जाता है तो राघव उसे मना करते हुए कहता है कि चाचा चाची ने कहा है कि तुम्हें उनकी कसम है, तुम्हें वापस नहीं आना है। वहीं रघुवींद्र जी और सुमित्रा जी उस विशाल को फ़ोन लगाने को कहते तो बहाना बनाकर वो देता कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। वो भी सोच लेते कि काम में बिजी होगा। अब राघव सिर्फ आधे पैसे से ही रघुवींद्र जी और सुमित्रा जी के खर्चों के लिए
रखता, बाकी आधे पैसे वो खुद रख लेता। राघव का किराया भी उन पैसों से ही हो जाता। रघुवेंद्र जी को भी सामान घर का सामान राघव ही लाकर देता था, तो उन्होंने कभी राघव से पैसों के बारे में पूछा ही नहीं। वो उसे अपना बड़ा बेटा मानते थे। पर राघव की पत्नी दोनों से चिड़ी रहती थी, हमेशा बड़बड़ाती रहती। उसे उनका काम करना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। अब धीरे धीरे उनका लालच भी बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि अभी भी रघुवेंद्र जी और सुमित्रा जी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक दिन राघव ऑफिस से आया तो उसकी पत्नी उससे कहने लगी, कब तक हम इनकी चाकरी करते रहेंगे? हमें भी अपना घर लेना है। हम क्या सारी जिंदगी इनके नौकर ही बने रहेंगे? मुझसे अब और इनका काम नहीं होगा। क्या कर रही हो? धीरे बोलो। और तुम्हें घर आ रहे पैसे बुरे लग रहे हैं क्या? अरे ये दोनों बूढ़े बुढ़िया तो हमारे लिए सोने के अंडे देने वाले मुर्गियां हैं, और तुम कह रही हो हम ये पैसे छोड़कर चले जाएं? राघव उसे कहता है, लेकिन ऐसे हम कब तक जीते रहेंगे? मेरे पास एक तरकीब है जिससे वो दोनों भी रास्ते से हट जाएंगे और पैसे आना भी बंद नहीं होंगे। उसकी बीवी उसे कहती है। राघव को भी पैसों का लालच था। वो जब तकरीबन सुनता तो फौरन उसकी बात मान जाता। उसे भी उनसे छुटकारा चाहिए था ताकि पूरे पैसे वो खुद रख सके। अब राघव थोड़ा परेशान रहने लगा। रघुवेंद्र जी और सुमित्रा जी उससे पूछा तो उसने बताया कि उसकी नौकरी चली गई है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, दूसरी मिल जाएगी। फिलहाल तो विशाल पैसे भेज ही रहा है, घर का खर्चा तो उससे चल ही रहा है। तब तक तुम्हें कोई और नौकरी मिल जाएगी। एक दिन सुमित्रा जी ने राघव से कुछ दवाई लाने को कहा तो बहुत मासूमी से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए चाची जी, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस महीने तो विशाल ने भी पैसे नहीं भेजे। मैंने उसका कितनी बार फ़ोन ट्राई किया पर उसका फ़ोन ही नहीं लगता। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं बताया, पर अब तक घर का खर्चा भी उधार के पैसों से ही चल रहा था। मैं कहीं से इंतज़ाम करता हूँ, उसके बाद आपके सामान ला दूँगा। क्या विशाल का फ़ोन नहीं लगा? कोई बात नहीं बेटा, अभी तो मेरे कुछ दिनों की दवाइयाँ बची हैं, तब तक तो डलवा देगा। हो सकता है उसे कोई काम आ गया होगा। सुमित्रा जी और राघवेंद्र जी हल्का परेशान ज़रूर हुए थे, पर उन्होंने खुद को समझा लिया था कि कोई काम होगा। वो दोनों रोज़ राघव को फ़ोन लगाने को कहते। राघव जब भी फ़ोन लगाता तो वो कहता कि उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अब घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब राघव की भी नौकरी छूट गई थी। वो भी घर में काफ़ी परेशान रहता। एक दिन राघव ने कहा कि वो अब यहाँ नहीं रह सकता, उसे नौकरी भी नहीं मिल रही है। वो वापस गांव जा रहा है, क्योंकि अब गुजारा मुश्किल है। उधार ले लेकर कब तक घर चलाता रहेगा? रघुवेंद्र जी और सुमित्रा जी उसे रोकते भी किस बहाने? उन्होंने तो कभी पैसे जोड़े ही नहीं थे, ना अब उनके पास कुछ ओछ था। उन्होंने सुमित्रा जी से कहा कि हम जैसे रहेंगे वैसे रह लेंगे, पर वो राघव को, उसके बच्चों को तो अपने साथ भूखा नहीं मार सकते ना। इसलिए उन्होंने राघव और उसके बीवी बच्चों को जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि ये सब उन दोनों की चाल थी। राघव और उसकी पत्नी अपने हाथ जोड़कर सुमित्रा जी और रघुवेंद्र जी से कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए चाचा चाची जी, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। मैं आप दोनों का ख्याल नहीं रख पाया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है राघव। इतने दिनों तक तुमने हमारा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा। अब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं तो तुम क्या कर सकते हो? तुम बेफिक्र होकर घर जाओ, हम अपना कुछ भी देख लेंगे और फिर विशाल भी वापस आ ही जाएगा। आप फिक्र मत करिए चाचा चाची, एक बार गांव में दोबारा अच्छे से सेटल हो जाऊं और नौकरी ढूंढ लूं, आप दोनों को फिर मैं अपने पास बुला लूँगा। वो उन दोनों के पैर छूता है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी डोरबेल बजती है। राघव जाकर दरवाज़ा खोलता है तो एक आदमी आया हुआ था। वो आदमी कुछ कहता है और राघव को एक लिफाफा देकर चला जाता है। राघव खुश होते हुए अंदर आता है और कहता है, चाचा चाची, विशाल की चिट्ठी है। उसकी चिट्ठी की बात सुनकर रघुवेंद्र जी और सुमित्रा जी काफ़ी खुश होते हैं और वो राघव से चिट्ठी खोलने को कहते हैं। तो वो कहता है, चाचा जी मेरी ट्रेन का समय हो रहा है, अगर एक भी पल देरी की तो लेट हो जाऊंगा। मुझे लगता है इसमें पैसे होंगे, आप भी खोलिए, हम लोग चलते हैं। रघुवेंद्र जी कुछ कहना चाहते थे, पर वो राघव को जाते हुए टोकना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ठीक ही कह दिया
वो दोनों राघव और उसके परिवार को दरवाजे तक छोड़ने आए। राघव चला गया था। रघुविंद्र जी पढ़े लिखे नहीं थे, पर टूटी फूटी हिंदी तो वो पढ़ ही लेते थे। उन्होंने उत्सुकतावश लिफाफा खोला। उसमें से पैसे तो नहीं, एक चिट्ठी निकली। उन्हें लगा कुछ अचानक अच्छी खबर मिली होगी। सुमित्रा जी भी उनके पढ़ने का बेसब्री से इंतजार करने लगती हैं। प्रणाम पापा। जैसे जैसे रघुविंद्र जी पत्र पढ़ रहे थे, उनकी त्योरियां चढ़ रही थीं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि ये उनका बेटा है, पर वो अपने बेटे की लिखावट और हस्ताक्षर से अच्छे से परिचित थे, तो कोई शक नहीं था कि ये उसने नहीं लिखा। पत्र पढ़कर रघुविंद्र जी की आंखें क्रोध, दुख और नाराजगी के भाव साफ नजर आ रहे थे। सुमित्रा जी को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। वो कहती हैं कि विशाल ने नहीं लिखा, हमारा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। वो तो हमसे कितना प्यार करता है। होश में आइए सुमित्रा जी, ये आपके सुपुत्र की ही लिखावट है, और अब आपका और मेरा एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। हमें लगता है कि हमारा बेटा औरों जैसा नहीं है। अरे भरोसा था अपनी परवरिश पर विशाल ने सब खराब कर दिया। आज दोनों का दिल टूट चुका था। कई दिनों से सुमित्रा जी ने दवाइयाँ भी नहीं ली थीं। उनके पास एक भी पैसा नहीं था, और ना ही घर में कुछ था कि कुछ बनाकर खा सकें। बेटी का पत्र देखकर दोनों की भूख ऐसे ही मर गई थी। आज की रात दोनों की आंखों में फटी की और अपने बेटे के भेजे गए पत्र पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। राघव उनको विशाल के नंबर देकर गया था। अगले दिन सुबह ही कोई जोर जोर से उनका दरवाज़ा पीटने लगा। दोनों ने दरवाज़ा खोला तो सामने मकान मालिक खड़ा और उनको देखकर दहाड़ते हुए कहता है, आप लोगों का पूरे 6 महीने का किराया बाकी है, ना आपके बेटे का फ़ोन लगता है। मुझे अपने पैसे चाहिए। मकान मालिक राघव को भी उनका बेटा ही मानता था। वो गुस्से से कहता है, मुझे आज के आज किराया चाहिए। रघुविंद्र जी सोच रहे थे कि पैसा आना तो 1 महीने पहले बंद हो गया था, तो फिर 6 महीने का किराया। उन्हें लगा कि विशाल कम पैसे भेजता होगा, इसलिए राघव किराया नहीं दे पाया। वो कहते हैं, भाई साहब कुछ समस्या आन पड़ी है, आप फिक्र मत कीजिए, आपका किराया हम दे देंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे पता है कि तेरा एक बेटा तो विदेश जा चुका है और एक गांव, अब सिर्फ तू बचा है। ये किराया कहाँ से देगा? मुझे मेरा घर खाली चाहिए, वरना मुझे घर खाली कराने के और भी तरीके पता हैं। रघुविंद्र जी क्या कहते, पर उन्हें कहीं उम्मीद बची थी कि हो सकता है विशाल फ़ोन उठा लें। वो विशाल का नंबर देखकर उनसे कहते हैं, आप मेरे बेटे से बात कर लीजिए, उसके बाद वो अपने आप कहेंगे, वो करने के लिए हम राजी रहेंगे। मकान मालिक को पता था कि उसका बेटा उन्हें छोड़कर जा चुका है। वो फ़ोन लगाता है, नंबर बंद आ रहा था। लो, हो गई तुम्हारी दिल की तसल्ली। अब मेरा पूरा घर खाली करो और ये सामान सब यहीं रहेगा, क्योंकि 6 महीने किराया बाकी है, वो सब इसी से वसूल होगा। रघुविंद्र जी और सुमित्रा जी क्या कहते जब उनका अपना सिक्का खोटा था। वो दोनों चुपचाप घर खाली करके चले गए। सुमित्रा जी की तबीयत अब सही नहीं थी, क्योंकि उन्हें दवाइयाँ भी नहीं मिल रही थी। कुछ दिन तो दोनों मंदिर में अपना गुजारा करते हैं, पर कब तक। रघुविंद्र जी रोज काम ढूंढने जाते कि कुछ मिल जाए, पर कोई भी बुजुर्ग देखकर काम नहीं देता। वो अक्सर लोगों से विशाल के नंबर पर फ़ोन करवाते, पर उसका नंबर बंद आता, क्योंकि राघव ने उनका गलत नंबर दिया था। फिर एक दिन उन्हें एक झोपड़ी मिल गई, जो शायद कोई बनाकर छोड़ गया था। उसे ही उन्होंने अपना निवास बना लिया और कचरा बीनने लगे। उससे जो पैसे मिलते, उससे खाना और सुमित्रा जी की दवाइयाँ खरीद लेते। इधर राघव हर महीने विशाल से पैसे लेता, और जब विशाल बात करवाने कहता तो बहाना बनाकर मना कर देता। विशाल के पैसे राघव बैठे बैठे खा रहा था। वो कभी गांव गया ही नहीं, बस दूसरी जगह घर लेकर रहने लगा। जब राघव का लालच दिन पर दिन बढ़ गया, अब वो अपनी मुसीबतों और बच्चों का बहाना बनाकर अपने लिए विशाल से पैसे मांगने लगा था। विशाल हर महीने काफ़ी सारे पैसे राघव को देता। अपने माता पिता के लिए तो वो पूरी तनख्वाह देने को तैयार था, इसलिए वो कभी मना नहीं करता, और वो अच्छा खासा कमा भी लेता था, इसलिए उसे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता था। अब राघव नए नए तरकीबें सोचता रहता कि विशाल से कैसे पैसे ऐंठे जाएं। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे सलाह दी, रघुविंद्र जी के छोटे से एक्सीडेंट का बहाना बनाइए। राघव कहता है कि आप अगर वो ये बात सुनकर यहाँ आ गया, तो उसकी पत्नी बोली,
कि वो विदेश में रहता है, अपनी नौकरी छोड़कर उन बुड्ढे बुड्ढे के लिए इतनी छोटी बात पर थोड़ी आएगा। राघव भी उसकी बात मान जाता है। अपने पापा की एक्सीडेंट की खबर सुनकर विशाल घबरा जाता है। भले ही राघव ने कितना ही कहा हो कि वो उनका ध्यान अच्छे से रख रहा है, उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है, पर उसके 1 साल से उनसे बात नहीं की थी। उसका दिल नहीं मानता और खर्च के पैसे राघव को डालकर वो अपनी फ्लाइट से ही इंडिया के लिए निकल जाता है। विशाल अमेरिका की काफ़ी अच्छी कंपनी में जॉब करता था और उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी थी। राघव को काफ़ी सारे पैसे देने के बाद भी उसका खर्चा आसानी से चल जाता था और पैसे बच जाते थे। वो इंडिया आकर अपने लिए एयरपोर्ट पर कार मंगवाता है। उसके राघव से पूछा था कि पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उसने बहाना बना दिया कि ज़्यादा चोट नहीं है, इसलिए घर ले आए ताकि वो परेशान होकर वहाँ ना आए। विशाल अपनी कार लेकर घर की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में ट्रैफिक में फंस जाता है। वो इधर उधर देख रहा था, तभी उसकी नज़र सड़क पर कचरा बीनते एक बुजुर्ग पर पड़ती है। जब वो पलटते हैं तो उन्हें देखकर विशाल की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसे यकीन नहीं होता कि वो उसके पापा हैं और इस हालत में वो देखता है कि उनके पूरे कपड़े मैले हो चुके थे, कपड़े फट भी चुके थे, बाल उलझे हुए। पर इस रूप में भी विशाल को अपने पापा को पहचान में वक्त न लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बिना देर किए उनकी ओर बढ़ गया। विशाल, सुमित्रा जी और रघुवेंद्र जी तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। विशाल रोते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आप दोनों को इतना कुछ सहना पड़ा। काश मैंने राघव पर भरोसा किया ही ना होता। नहीं बेटा, तुम अपने आप को दोष मत दो, जो होना था हो गया। अब तुम हमारे पास हो, इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। सुमित्रा जी अपनी धीमी आवाज़ में कहती हैं। 10-15 दिन सुमित्रा जी अस्पताल में ही रहती हैं। इन दिनों में विशाल जब इंडिया आया तो उसने रिज़ाइन करने के लिए अप्लाई किया, क्योंकि अब वो कहीं नहीं जाना चाहता था। पर कंपनी इतना अच्छा एम्प्लॉय खोए, ये कंपनी की सीईओ को मंजूर नहीं था, इसलिए उसने विशाल को एक ऑफ़र दिया। उन्होंने उनकी कंपनी की ब्रांच विशाल से इंडिया में ही ओपन करने को कहा, क्योंकि विशाल का काम काफ़ी अच्छा था। 1 साल में कंपनी का सीईओ उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गया। उसे पता था कि अगर विशाल इंडिया में उनकी कंपनी ओपन करेगा तो उन्हें काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। बदले में वो उसे गाड़ी बंगला सब देंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% वो उसे देंगे। विशाल को भी यह आइडिया पसंद आया। उसने 10-20 दिनों में काम करना शुरू कर दिया। कंपनी ने उसके खाते में खर्चे के पैसे डलवा दिए और जल्द से जल्द काम शुरू करने को कहा। विशाल ने जब ये खबर अपने माता पिता को दी तो वो दोनों काफ़ी खुश हो गए। विशाल ने एक अच्छा और बड़ा सा घर खरीद लिया और कंपनी ओपन करने के लिए जगह भी देख ली। सुमित्रा जी आज डिस्चार्ज हो रही थी। बेटे के आने से ही रघुवेंद्र जी और सुमित्रा जी की हालत सुधर चुकी थी। वो उन्हें अपने नए घर ले जाए थे। अब उसे राघव को सबक सिखाना था। उसने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। अब उसे राघव के फ़ोन का इंतज़ार था, क्योंकि उसने उसे पैसे नहीं भेजे थे। विशाल पर काम आ गया था। तभी उसे किसी का फ़ोन आता है। वो देखता है राघव का फ़ोन था। उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ जाती है। वो फ़ोन उठाकर देखता है तो राघव कहता है, विशाल तुमने पैसे नहीं भेजे? हाँ राघव, दरअसल कोई काम आ गया था, पर तुम चिंता मत करो, कल मैं खुद इंडिया आ रहा हूँ। मैंने अब यहाँ की जॉब छोड़ दी है। तुम बस मम्मी पापा को मत बताना, मैं उन्हें सरप्राइज़ दूंगा। ऐसा कहकर बिना उसे कुछ कहे का मौका दिए विशाल फ़ोन काट देता है। राघव वो चक्का सा फ़ोन देख रहा था। उसे समझ अभी आ रहा था कि अब वो क्या करें। उसने उम्मीद नहीं की थी कि विशाल वापस आएगा। उसने अपनी बीवी को बताया तो उसने रघुवेंद्र जी और सुमित्रा जी के पास आने की सलाह दी। वो दोनों उस मकान पर गए, आसपास पूछा, पर उनका कुछ पता नहीं चला। अब दोनों पति पत्नी फंस चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अगले दिन विशाल फ़ोन करता है, पर राघव फ़ोन नहीं उठाता। उसे पता था कि राघव अब ऐसा कुछ करेगा। वो पुलिस और अपने माता पिता के साथ उसके घर पहुंच जाता है, जहां वो वहां से भागने की फिराक में था। विशाल सारे सबूत पुलिस को देता है। छोड़ देकर राघव उससे पूछता है कि अगर वो सच बता देगा तो अपना भाई समझकर वो उसे माफ़ कर देगा। पुलिस को देखकर वो दोनों भी डर गए। वे
सच बता देते हैं। वो बताते हैं कि उसने ये प्लान बनाया और विशाल का नकली पत्र भी उसी ने पैसे देकर बनवाया था। जो कुछ भी उसने किया था सब नाटक था। वो एक एक चीज़ सबको बता देता है। विशाल पुलिस से कहता है कि ले जाओ इसे। तो राघव हैरानी से उसे देखता है तो वो कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे मम्मी पापा के साथ इतना सब कुछ करोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? अरे तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो मुझे बता देते, मैं तुम्हें अपना भाई मानता था, कभी मना नहीं करता। पर तुमने तो मुझे और मेरे मम्मी पापा को धोखा दिया है, उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। राघव का सिर शर्म से झुक चुका था। उसे एहसास था कि उसने गलत किया है। ये रघुवेंद्र जी और सुमित्रा जी देख ही रहे थे। वो कहता है, विशाल, हमने राघव को भी तुम्हारे जैसा ही माना, वो हमारा ही बेटा है। हम जानते हैं कि उसे गलती हुई है, शायद लालच ने इसे अंधा कर दिया था, पर मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो। मुझे इसकी आंखों में पश्चाताप दिख रहा है। भले ही राघव ने झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, पर हम इस बात को नहीं झुठला सकते कि हमारे अकेलेपन में तुम्हारी कमी राघव और उसकी बीवी बच्चों ने ही पूरी की थी। इसलिए हमारा ध्यान रखा था। और अगर राघव को पुलिस पकड़ लेगी तो उसके भी बच्चों को कौन संभालेगा? विशाल, हमें राघव को मौका देना चाहिए। विशाल और राघव हैरानी से उन्हें देख रहे थे। राघव और उसकी पत्नी पश्चाताप की आग में जल रही थी। उन्होंने उनके साथ इतना बुरा किया, फिर भी वो उन्हें माफ़ करना चाहते थे। ये देखकर दोनों की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। मम्मी पापा, इन्होंने आपके साथ इतना कुछ किया, फिर भी आप इन्हें माफ़ करना चाहते हैं? विशाल हैरानी से कहता है। राघव और उसकी पत्नी रोते हुए उन दोनों के पैरों में गिर जाते हैं और रोते हुए कहते हैं, हमें माफ़ मत कीजिए चाची, हमने आप दोनों के साथ इतना कुछ किया, फिर भी आप हमें माफ़ करना चाहते हैं। हम माफ़ी के लायक नहीं हैं, हमें सज़ा मिलनी चाहिए। वो ये सब रोते हुए कहते हैं। सुमित्रा जी और रघुवेंद्र जी उन दोनों को उठाते हैं और कहते हैं, राघव, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया है, पर हम उम्मीद करेंगे तुम आगे से कभी किसी को अपने लालच के आगे धोखा नहीं दोगे। राघव हामी भरता है और दोनों हाथ जोड़कर विशाल और उन दोनों से माफ़ी मांगते हैं। भले ही आप दोनों उन्हें माफ़ कर रहे हैं, पर मैं नहीं करूँगा। तभी पुलिस भी चली जाती है। रघुवेंद्र जी और विशाल भी सुमित्रा जी के साथ चले जाते हैं। दोनों पति पत्नी को अपने के पर काफ़ी पछतावा हो रहा था और वो निर्णय लेते हैं कि उनके पैसे लौटा देंगे। विशाल ने अब नई कंपनी खड़ी कर दी। उसके माता पिता ने उसके लिए काफ़ी प्यारी लड़की ढूंढी और दोनों की शादी करवा दी। लड़की अनाथ थी तो उसे माता पिता की अहमियत पता थी। वो सुमित्रा जी और रघुवेंद्र जी से काफ़ी प्यार से रखती थी। विशाल की कंपनी 1 साल में ही शिखर पर पहुंच गई। सब कुछ उसने हासिल कर लिया और ऐशो आराम के साथ खुशी से अपने माता पिता के साथ जीवन बिताने लगा। उसने राघव से पैसे नहीं लिए और उसे माफ़ कर दिया था।